नमस्कार, राज्यों की जंग में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। तेलंगाना की 119 विधानसभा सीटों के लिए कल मतदान होगा, जहां सत्तारूढ़ भारतीय राष्ट्रीय समिति हैट्रिक लगाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। वहीं कर्नाटक की जीत से जोश में आई कांग्रेस इस दूसरे दक्षिण भारतीय राज्य को भी अपनी झोली में डालने की कोशिश में है। वहीं बीजेपी की कोशिश है अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराने की। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में बीआरएस का पलड़ा भारी रहा था, उसे कई सीटों पर जबरदस्त वोट मिले थे। तेलंगाना में पिछले विधानसभा चुनाव का परिणाम बताता है कि यहां कांटे की टक्कर वाली सीटें कम ही थीं। 2018 विधानसभा चुनाव की बात करें तब बीआरएस को 88, कांग्रेस को 10, एआईएमआईएम को 7 और बीजेपी को 1 तथा अन्य को 4 सीटें मिली थी। बीआरएस की अगर हम बात करें तो 37 सीटें बीआरएस ने 20% से भी अधिक के मार्जिन से जीती थी, जबकि कांग्रेस 20% से अधिक मार्जिन से केवल एक ही सीट जीत पाई थी। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस को बीआरएस को हराने के लिए 10% से अधिक का स्विंग अपने पक्ष में चाहिए। वहीं कांटे की टक्कर केवल 14 सीटों पर ही दिखाई दी है। इनमें 7 सीटें बीआरएस ने और कांग्रेस ने 6 सीटें 2.5% से कम मार्जिन से पिछले विधानसभा चुनाव में जीती थी। यानी कांग्रेस के सामने अपनी कमजोर सीटों को बनाए रखने की भी चुनौती है। और तेलंगाना के चुनाव में एक बड़ा फैक्टर मुस्लिम वोट भी है। आपको बता दें कि राज्य की आबादी में करीब 85% हिंदू और करीब 12% मुस्लिम हैं। 17 सीटें ऐसी हैं तेलंगाना में जहां पर कि मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 20% से अधिक है। इनमें बीआरएस ने सबसे अधिक 8 सीटें पिछली बार जीती थी, यानी 17 में से 8 सीटें बीआरएस के खाते में गई थी, जबकि एआईएमआईएम को सभी 7 सीटें जो पिछली बार उसने जीती थी इन्हीं इलाकों से उसने जीत हासिल की थी और बीजेपी को भी 1 सीट इन इलाकों में मिली थी। इस बार कांग्रेस ने कोशिश है, रणनीति उसकी यह है कि जो मुस्लिम वोट है उसको बीआरएस के पाले से निकालकर अपने पाले में लेकर के आए। यह स्रोत डेटा नेट के हिसाब से हमने आपको बताया है। और वहीं एक महत्वपूर्ण इलाका है तेलंगाना का ग्रेटर हैदराबाद, इस पर भी सबकी नजरें हैं। यहां पर 24 सीटें हैं, ये एआईएमआईएम का गढ़ माना जाता है। इसमें आपको बता दें कि बीआरएस ने 24% वोट के साथ 24 में से 14 सीटें जो वो जीती थी। वहीं कांग्रेस को 17% वोट मिले, लेकिन वो केवल 2 ही सीट जीत पाई थी। वहीं एआईएमआईएम को करीब 13.5% वोट और 7 सीटें मिली थी ग्रेटर हैदराबाद के इलाके में। और बीजेपी को भी एआईएमआईएम के ही बराबर वोट मिले, लेकिन सीट केवल वो एक ही जीत पाई थी। तो इसी पर जो आज बात हो रही है कि आखिर क्या होगा, कल मतदाता अपना फैसला किसके पक्ष में सुनाएंगे। हमारे साथ हमारी वरिष्ठ सहयोगी उमा सुधीर हैदराबाद से जुड़ गई इस पर चर्चा करने के लिए। उमा, बीआरएस की कई सीटों पर हमने देखा कि मजबूती है। 37 सीटें उसने पिछले चुनाव में 20% से भी अधिक मार्जिन से जीती। कहा जा रहा है कि कांग्रेस हवा तो बना देगी, लेकिन बूथ पर बीआरएस पूरी ताकत लगाएगी, क्योंकि संगठन जो है उसका वो मजबूत है। आपका इस बारे में क्या आकलन है? अखिलेश, हम ये तो जरूर कह सकते हैं कि कांग्रेस की हवा चल रही है, या यहां तक कह सकते हैं कि कांग्रेस की लहर चल रही है तेलंगाना में। लेकिन अगर आप आंकड़े देखेंगे तो ये लगेगा कि तूफान की जरूरत है, एक आंधी की जरूरत है, तभी कांग्रेस जीत पाएगी तेलंगाना। इसलिए कि 2018 के अगर आप आंकड़े लेंगे तो तब के चुनाव में उनको 29% वोट मिले थे, और अगर आप रूलिंग पार्टी बीआरएस को देखेंगे तो उनके 47 वोट मिले थे। यानी कि जो वोट का डिफरेंस है, अगर आप ये भी समझे कि कांग्रेस ने टीडीपी और सीपीआईएम सीपीएम के साथ लड़ाई की थी, उस बैटल को किया था 2018 में, तो उसको 32 भी अगर मान के चले तो 15% का डिफरेंस है। और अगर उस चुनाव में उनको 21 सीट मिले थे, अब तो 61 चाहिए, यानी कि 3 गुना बढ़ने की जरूरत है। क्या वो ताकत है इस हवा में, ये बड़ा सवाल है। इसमें 3-4 मेन फैक्टर्स हैं। वो एक ये कि सीधे सीधे है कि एंटी इनकम्बेंसी है केसीआर के खिलाफ, उससे ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी होगी जो विधायक हैं, क्योंकि केसीआर ने 90% तक जो विधायक हैं उनको उन्होंने रिपीट किया है, तो उसका तो इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा उनके कंस्टिट्यूएंसीज पे। दूसरी बात यह है कि रेवांत जो हैं एक तरह से ऐसे लीडर हैं जो केसीआर का मुकाबला कर सकते हैं। हालांकि उनकी जो राजनीतिक अगर उम्र आप देखेंगे तो 20 साल या 22 साल केसीआर से उम्र में छोटे हैं, लेकिन फिर भी वो
एक तरह का जिस तरह की चुनौती देते हैं केसीआर को और जिस तरह की भाषा का उपयोग वो करते हैं उसको एक तरह से अट्रैक्टिव माना गया है और लोगों को लगने लगा है कि कोई तो है जो केसीआर को चुनौती दे सकता है। हालांकि 2009 या फिर 2014 से ही अगर आप देखें तो सबसे टॉल लीडर तेलंगाना में केसीआर ही रहे और इस इलेक्शन का पूरा अगर एक जिस्ट बना लें तो केसीआर की लड़ाई खुद केसीआर से है, क्योंकि वो इतने टॉल लीडर हैं, क्या उनको कोई चैलेंज कर सकता है। और उसी स्पेस में रेवंत आए हैं। और इसके अलावा कर्नाटका के चुनाव के बाद जो एक तरह से का मोमेंटम मिला और कहा यह भी जाता है कि जो पैसे आए वहां से उसकी वजह से भी कांग्रेस ये लड़ाई जम के लड़ रही है। और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी अगर आप देखें तो ऐसा ही लगता है कि किसी चुनाव में शायद उन्होंने इतनी ज्यादा काम नहीं की होगी जितनी इस चुनाव में की है, क्योंकि उनको लग रहा है कि तेलंगाना शायद हमारे बस में आ सकता है। इसके अलावा उनके कांग्रेस गारंटीज की भी काफी चर्चा हुई है और लोगों में एक तरह से एक अट्रैक्शन भी आया है कि जिस तरह के उन्होंने स्कीम्स बनाए हैं, क्योंकि बीआरएस ने भी उसके बाद उनको इमिटेट करते हुए, जैसे उन्होंने 500 रुपए का सिलेंडर कहा तो बीआरएस ने कहा हम 400 में दे देंगे। उन्होंने बस फ्री कहा महिलाओं के लिए, वो चीज़ तो यहाँ पे नहीं आई, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी और पावर पे वो उतना कन्विंस नहीं कर पाए लोगों को, मुझे ऐसे लगता है। बिल्कुल ये बात सही है कि राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो या फिर प्रियंका हो, सबने ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर धुआंधार चुनाव प्रचार किया है, क्योंकि उन्हें शायद लग रहा है कि ये राज्य उनकी झोली में आ सकता है। लेकिन वहाँ एक दूसरा बड़ा फैक्टर है मुस्लिम फैक्टर। ये बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है तेलंगाना में। कांग्रेस की कोशिश ये है कि मुस्लिम वोटों को बीआरएस के पाले से अपने पाले में लाया जाए। और वहीं एआईएमआईएम पर यह आरोप भी कांग्रेस पार्टी लगाती है कि वो इनडायरेक्टली बीआरएस की मदद करती है, क्योंकि ग्रेटर हैदराबाद के बाहर वो अपनी उम्मीदवारी खड़े नहीं करती। तो इस बार क्या आसार है, आपको क्या लग रहा है? सही बात है कि इस चुनाव में मुस्लिम फैक्टर तो बहुत बड़ा एक फैक्टर होगा, क्योंकि 13% मुस्लिम के वोट शेयर हैं तेलंगाना में और ज्यादातर कुछ हिस्सों में वो बटे हुए हैं। और इसीलिए कहा यह भी जाता है कि 30 से 40 ऐसे कंस्टिट्यूंसीज होंगे जहां पे उनका जो वोट है वो डिसाइसिव हो सकता है। अब तक जो एआईएमआईएम और बीआरएस के बीच जो अंडरस्टैंडिंग रही है वो ये है कि एआईएमआईएम अपने आप को हैदराबाद तक ही कन्फाइन करता है। वो यहाँ के 7 सीटों में ही लड़ाई किया करते थे, इस बारी वो 9 सीट में अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन बाकी का जो तेलंगाना है उसमें एक तरह का टैसिट अंडरस्टैंडिंग था कि बीआरएस एआईएमआईएम के साथ है तो उनको ही वो अपना वोट देंगे। लेकिन इस बार थोड़ा बहुत वो फील्ड बदल गया है, क्योंकि एक बात लोगों में चली गई है कि बीआरएस एक तरह से टैसिट अंडरस्टैंडिंग भाजपा के साथ कर रहा है। ये इसलिए भी गया क्योंकि कविता जो केसीआर की सुपुत्री हैं, उनका नाम लिकर स्कैम में आया था, लेकिन उनको अरेस्ट नहीं किया, जबकि स्थानीय नेता यहाँ पे कह रहे थे कि उनको अरेस्ट किया जाएगा, लेकिन वो बात हुई नहीं। और उसके बाद ये भी लगने लगा था कि केसीआर उस तरह की लैंग्वेज या शार्प लैंग्वेज के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी को अटैक अब नहीं कर रहे हैं, तो शायद उन दोनों के बीच कोई ना कोई एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है। और ये भी बात लोगों के जहन में है कि अगर कांग्रेस उभर के आता है तो भाजपा के लिए भी एडवांटेजेस नहीं है 2024 में, और इसलिए वो भी एक तरह से बीआरएस को बैक करेंगे और दोनों साथ आ जाएंगे इस चुनाव के बाद। इस वजह से ऐसे भी लगने लगा है कि जो हैदराबाद के बाहर जो मुसलमान वोट है वो थोड़ी बहुत तो डेफिनेटली कांग्रेस की ओर जा रहा है, और इसकी वजह से कांग्रेस को बहुत फायदा भी हो सकता है बहुत सारे कंस्टिट्यूएंसीज में। यहाँ तक कि उलिमा ने भी एक कॉल दिया है, उन्होंने ऑलमोस्ट एक साइंटिफिकली एक लिस्ट बनाई है और कहा है कि ये 69 ऐसे कंस्टिट्यूएंसीज हैं जहाँ पे मुसलमानों को कांग्रेस को ही वोट देना चाहिए, क्योंकि उसी से कम्युनिटी को फायदा होगा। कुछ कंस्टिट्यूएंसीज ऐसे भी हैं जहाँ पे उन्होंने कहा है कि बीआरएस को आप सपोर्ट कीजिए, लेकिन उन्होंने ऐसे 69 कंस्टिट्यूएंसीज की बात की है, स्पेसिफिकली नाम भी दिए हैं जहाँ पे उन्होंने कहा है कि मुस्लिम्स को कांग्रेस को वोट करना चाहिए, और ये शायद इम्पैक्ट काफी इस इलेक्शन पे रहेगा। जैसा कि नाम ही बताता है राज्यसभा यानी राज्यों की सभा,
तो राज्यसभा में जाहिर सी बात है कि राज्यों की जो भी विधानसभाओं में शक्ति होती है राजनीतिक दलों की, उसका सीधा रिफ्लेक्शन राज्यसभा की ताकत पर दिखता है। और यही कारण है कि इन 5 राज्यों के चुनाव परिणाम जो कि 3 दिसंबर को आएंगे, उसका असर राज्यसभा पर आएगा, लेकिन उसमें थोड़ा वक्त लगेगा, इसलिए क्योंकि जनवरी से लेकर जुलाई 2024 तक कुल 69 सीटें खाली होने जा रही है। और राज्यसभा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां पर पिछले 9.5 साल में एनडीए अभी तक बहुमत नहीं जुटा पाया है। और जाहिर सी बात है कि इन राज्यों में हार या जीत कांग्रेस और बीजेपी की राज्यसभा में ताकत को कम या ज्यादा कर सकती है। लोकसभा में 2 लगातार लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के बावजूद एनडीए को राज्यसभा में बहुमत नहीं मिल पाया है। यहां बीजेपी 94 सीटों के साथ अभी फिलहाल सबसे बड़ी पार्टी है। वहीं 30 सीटों के साथ कांग्रेस बीजेपी से काफी दूर नंबर 2 पर है। हालांकि अल्पमत के बावजूद मोदी सरकार ने राज्यसभा में सभी महत्वपूर्ण और यहां तक कि विवादास्पद बिल भी पारित कराए हैं, चाहे अनुच्छेद 370 का खात्मा हो, 3 तलाक का खात्मा हो या दिल्ली सेवा बिल हो। इन तमाम बिलों को बहुमत न होने के बावजूद पारित कराया गया है। आपको बता दें कि जनवरी से लेकर जुलाई 2024 तक राज्यसभा की 69 सीटें खाली हो जाएंगी। इसमें राज्यवार देख लेते हैं उन राज्यों को जहां पर कि अभी चुनाव हुए हैं या हो रहे हैं। मध्य प्रदेश की 5 सीटें हैं जो खाली होंगी, तेलंगाना और राजस्थान की 3 सीटें खाली होंगी और छत्तीसगढ़ की 1 सीट जुलाई 2024 तक खाली हो जाएगी। अब इनमें बीजेपी की कितनी सीटें हैं? बीजेपी की फिलहाल मध्य प्रदेश में 5 में से 4 सीटें हैं, राजस्थान में 2 हैं और छत्तीसगढ़ की 1 सीट बीजेपी के पास है। वहीं तेलंगाना की बात करें तो बीआरएस के पास तीनों ही राज्यसभा की सीटें फिलहाल हैं और कांग्रेस की बात करें तो उसके पास मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में 1-1 सीट ही फिलहाल है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अभी राजस्थान से कांग्रेस के सांसद हैं, लेकिन वो भी अप्रैल में रिटायर हो जाएंगे। इसके बाद विधानसभा चुनाव के परिणामों से तय होगा कि इन राज्यों से किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। इनके अलावा कुछ अन्य राज्य भी है जहां पर की बदली हुई सियासी तस्वीर राज्यसभा के समीकरणों को बदल देगी, क्योंकि यहां पर भी पिछले कुछ वर्षों में विधानसभा के चुनाव हुए हैं। जुलाई 2024 तक खाली होने वाली 69 सीटों में अन्य महत्वपूर्ण राज्यों से भी वैकेंसी है। यूपी की बात करें तो यहां पर 10, महाराष्ट्र बिहार से 6 वैकेंसीज होंगी, पश्चिम बंगाल से 5, कर्नाटक और गुजरात से 4 सीटें खाली होने जा रही हैं। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और दिल्ली से 3 सीटें खाली होंगी। दिल्ली की सीट जो है वो जनवरी में ही खाली हो जाएगी। और हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, यहां से 1-1 सीट राज्यसभा की खाली हो जाएगी। इसके अलावा 4 जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सांसद होते हैं वो भी अगले साल जुलाई में रिटायर हो रहे हैं। बीजेपी की बात करें तो हालांकि बीजेपी ने यूपी में दूसरी बार सरकार बनाई है, लेकिन चूंकि समाजवादी पार्टी ने अपनी ताकत बढ़ाई है, इसलिए यूपी में बीजेपी कुछ सीटें गंवा सकती है और सपा को यहां थोड़ा फायदा मिल सकता है। बीजेपी को गुजरात में जबरदस्त फायदा हो सकता है, जहां उसने आजादी के बाद किसी भी पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें गुजरात विधानसभा में जीतने को मिली थी, तो वहां पर सभी सीटें बीजेपी जीत सकती है। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, वो भी रिटायर हो रहे हैं अप्रैल में, लेकिन उनकी सीट बीजेपी दोबारा नहीं जीत सकेगी क्योंकि यहां पर कांग्रेस की सरकार है। महाराष्ट्र और बिहार में जमकर टक्कर होगी, जबकि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ दल, क्षेत्रीय दल जो है वो फायदे में रहेंगे। वहीं पश्चिम बंगाल में टीएमसी को फायदा मिल सकता है, जबकि कर्नाटक में मौजूदा स्थिति बरकरार रह सकती है, इसके बावजूद कि बीजेपी वहां पर चुनाव हार गई। वहीं दिल्ली की अगर बात करें तो यहां पर आम आदमी पार्टी को ये सभी तीनों सीटें फिर से मिल सकती है, क्योंकि यहां पर यह फार्मूला है कि विनर टेक्स इट ऑल। जबकि उत्तराखंड और हरियाणा की सीटें बीजेपी निकाल सकती है। कुछ महत्वपूर्ण चेहरे जो राज्यसभा में नहीं रहने वाले हैं अप्रैल से जुलाई के बीच में, उन पर भी नजर डाल लेते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, ये भी रिटायर हो रहे हैं। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री हैं, वो भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान, अश्विनी वैष्णव, मनसुख मांडविया और साथ ही राजीव चंद्रशेखर। इनमें से कहा जा रहा है कि कुछ जो मंत्री हैं वो चुनाव लड़ सकते हैं लोकसभा का। इसके अलावा सपा की जया बच्चन, आरजेडी के मनोज झा और साथ ही बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, ये भी रिटायर हो रहे हैं। तो इनमें से कितने वापस आएंगे, क्या होगा, किस तरह के समीकरण बनेंगे, ये 3 दिसंबर को काफी हद तक साफ हो जाएगा।
और राज्यों की जंग के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों को लोकसभा चुनाव के लिए कमर कसने को कहा है। कल रात हुई केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक में पीएम ने सभी मंत्रियों को लोकसभा चुनाव से पहले जनता और लाभार्थियों तक पहुंचने के लिए कहा है। पीएम मोदी ने मंत्रियों से कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए अपनी कमर कस लें, चुनाव से पहले जनता और लाभार्थियों तक पहुंचे, ये उनसे कहा गया है। हर किसी तक इन योजनाओं का लाभ पहुंचाना है, ये भी पीएम मोदी की ओर से नसीहत दी गई है। आप जानते हैं कि इन दिनों भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है, तो इसके बारे में पीएम ने कहा है कि ये जनता तक पहुंचने का आखिरी मौका है। उन्होंने कहा है कि वीआईपी की तरह नहीं बल्कि आयोजकों की तरह इस यात्रा में शामिल होना चाहिए। सभी मंत्री अपने अपने संसदीय क्षेत्रों में जाएं, वहां पर जनता से सभी गारंटियां पूरा करने का वादा करें, यह भी पीएम मोदी ने कहा है। 4 तारीख से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। इसके बारे में भी पीएम ने कहा है कि शीत सत्र की सभी तैयारियों के साथ संसद में मंत्री आए, होमवर्क करके जवाब तैयार करके संसद आए सभी मंत्री। राज्यों की जंग में आज इतना ही। नमस्कार।